हाँ, तो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है क्लास 10th का चैप्टर चौथा, जिस चैप्टर का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक निबंध है और वन शॉट के वीडियो के माध्यम से इसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। ये चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल है। क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आप लोग का 2027 में होने वाला है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो में बने रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि और भी ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सकें। आइए सबसे पहले लेखक का परिचय जानते हैं हम लोग। लेखक का परिचय, इस कहानी का जो लेखक है, इस निबंध का जो लेखक है, हम लोगों ने पहले जाना कि यह निबंध है। और इनके जो राइटर है, वो जो रचनाकार है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था और दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी 1997 ईस्वी में, 1979 ईस्वी में दिल्ली में हो गई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी जो प्रमुख रचना है, ये रचना जो है हम लोग अशोक के फूल, विचार और वितर्क, सीरीज के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, सुर साहित्य, चारु चंद्रलेख, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, सुर साहित्य, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, अन्नामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, पृथ्वीराज रासो और विश्व भारती। ये पृथ्वीराज रासो इसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग को एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये थे इनकी रचना, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब है, ये इनकी रचना है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला और साथ ही साथ भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान भी हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब को मिला। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी.लिट की उपाधि मिली इनको, है ना। और ये सारी इनकी रचनाएं और ख्यातियाँ हैं। और हम लोगों ने जाना कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी, पद्म भूषण और डी.लिट की उपाधि इनको लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया। अब है इनका जो निबंध लिखा गया इन्होंने, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं। टोटल इसका सारांश होगा हमारे बीच, ये हम लोग सारांश इसका देखेंगे आज के सेशन में, है ना। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह निबंध के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब हैं। इस निबंध के माध्यम से लेखक मानवों में बढ़ रही पशुओं जैसी व्यवहार को कम करने का प्रयास किए। कहता है कि इस निबंध के माध्यम से लेखक का कहना है कि मानवों में जो पशुता जैसी व्यवहार बढ़ रही है, इनको कम करने का प्रयास करना चाहिए। और इस निबंध के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया भी। आज के मानवों में मानवता नाम की कोई चीज़ न रही। लेखक के अनुसार नाखून को प्रमुख अस्त्र के रूप में तर्क संगत माना गया है। लेखक ने नाखून को प्रमुख अस्त्र के रूप में तर्क संगत माना गया है। और नाखून का बढ़ना एक सहज वृत्ति है, जबकि उसे काटना सहज वृत्ति है ना। क्योंकि जब मानव जंगल में था तो वह अपनी सुरक्षा के लिए नाखून और दांत का प्रयोग किया करते थे। पुराने समय की बात है ना, कि जब मानव जंगल में रहा करते थे तो वो अपनी सुरक्षा के लिए नाखून और दांत का प्रयोग किया करते थे। आज भी दो व्यक्ति आपस में अगर लड़ते हैं तो सबसे पहले नख का प्रयोग करते हैं। देखा गया है, ऐसा माना गया है कि आज भी अगर दो व्यक्ति लड़ते हैं तो उनका प्रमुख शस्त्र उनका नाखून है और उसका नाखून का वो इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में मानवीय हथियार ने आधुनिक रूप लिया और बंदूक, कारतूस, तोप, बम के सहारे मानव अपनी रक्षा करने लगा। नखधर मनुष्य अत्यधिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। अब बात करें नखधर मनुष्य, है ना, उन्होंने अत्यधिक क्या किया,
कि वह हथियार यानी कि आधुनिक हथियार का रूप लिया और बंदूक, कारतूस, तोस, बम के सहारे मानव अपनी रक्षा करने लगा। नकधर मनुष्य अत्यधिक हथियार पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा, पर उसने नाखून अब भी बढ़ रहे हैं, है ना, पर उसके नाखून जो है क्या है, अब भी बढ़ रहे हैं। अब बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित हो, है ना। नाखून, तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो। पशु की समानता तुमने अब भी विद्यमान है। ये कौन बता रहा है? बढ़ता नाखून ये मनुष्य को याद दिला रहा है। लेकिन मानवों ने नाखून को अब सौंदर्य का रूप देने लगा है। इसमें नयापन लाना, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने वाले नाखून को मनुष्य काट देते हैं। अब वह प्राचीनतम पशुवत मानव को भूल जाना चाहता है, नाखून को सुंदर देखना चाहता है, लेकिन अपने संस्कारों से काफ़ी खुश है, क्योंकि उसका संस्कार बुरी आदतों की ओर नहीं ले जाती, लेकिन चारों ओर निराशा छा जाती है, जिसका कारण मानवों के द्वारा किया गया जो है गलत व्यवहार है ना। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के क्षेत्र पर बड़े बड़े परमाणु बम गिराए, जिससे तबाही मच गई। लेखक के अनुसार नाखून मानव की हिंसा, अंदर की पशुता तथा नफरत है, जो एकता को तोड़ने का कार्य करती है। मानवों में प्रेम, प्यार, त्याग की पाठ का कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्य की बेहयापन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जब किसी मनुष्य पर कड़ी निगाह रखी जाती है तो वह अनुशासन में रहता है, लेकिन नज़र हटते ही गलत काम करना शुरू कर देता है ना। लेखक का कहना है कि अगर मनुष्य पर कड़ी निगाह रखी जाए तो वह अनुशासित रहता है, लेकिन निगाह हटते ही वह गलत काम करना क्या करता है, शुरू कर देता है। जिस प्रकार से नाखून को काटने पर दर्द नहीं होता, लेकिन छोड़ देने पर वह काफ़ी बढ़ जाता है। ये था इस पूरे चैप्टर का सारांश, और अब हम लोग करने वाले हैं इसके ऑब्जेक्टिव। इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये PDF अच्छा लग रहा है और ये PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिल जाएंगे, है ना। और चैनल यानी लक्ष्य एकेडमी चैनल जो है ये आपका अपना चैनल, इस पे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स जैसे 10th 12th है ना 11th सभी के कोर्सेज़ को आप सबों के बीच प्रस्तुत किया जाता है, तो जो कि एग्ज़ाम के मद्देनज़र बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए अधिक से अधिक इस चैनल पे जुड़ें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आइए इसके जो कुछ क्वेश्चंस है उसको हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुई? तो यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी छोटी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुई, है ना। लेखक की छोटी लड़की ने ही एक दिन अचानक लेखक से पूछ दिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। जो राइटर हैं उनकी छोटी बेटे ने ही उनसे पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, और इस प्रकार से उनके सामने यह प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत हुआ। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। प्राचीन काल में ही मनुष्य जंगली था, वह वन मनुष्य की तरह था, और उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। दांत होने के बावजूद नख ही उसके असली हथियार थे। उन दिनों अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून की आवश्यक अंग थे नाखून ही। प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव हो, जो पशु की समानता तुम्हें अब भी विद्यमान है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था तो उसे नाखून की जरूरत थी, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक अंग था। असल में वही उसके अस्त्र थे। अब मनुष्य समय अनुसार अपने अस्त्र में भी परिवर्तित कर लिया, अतः नाखून को प्राचीन समय के लिए अस्त्र कहा जाना उपयुक्त और तर्कसंगत है ना। आगे बात करें मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? तो मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, है ना। नाखून
स्तर थे, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास तेजी से हुई, मनुष्य पशु से भी भिन्न होता गया, है ना। उसके स्तर से सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती गई। वह पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। जो नख, नाखून, अस्त्र थे, अब उसे सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने, पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है ना। सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया? लेखक ने कहा कि पशुवत मानव धीरे धीरे विकसित हुआ और सभ्य बना, तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाला नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यह प्रवृत्ति कलात्मक रूप से रहने लगी। अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी ने नाखून को कलात्मक ढंग से काटना पसंद किया तो कोई बढ़ाना, लेकिन लेखक ने बताया कि यह भूलने की बात नहीं है कि ऐसी समस्त अधोगामी वृत्तियों को नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष में मनुष्योचित बताया गया है ना। नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? मानव द्वारा शरीर में बहुत सी सहज वृत्तियां अंतर्निहित है। दीर्घकालीन आवश्यकता बनकर मानव शरीर में विद्यमान सहज वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की प्रवृत्ति है। वह मनुष्यता के निशानी मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखून को आदमी काट देता है। मैं पुनः एक बार रिपीट कर देना चाहूँगा कि अगर आपको ये PDF चाहिए तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस नंबर पर आप हमें मैसेज करें, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से PDF आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। लेखक के हृदय में अंतर्द्वंद की भावना उभर रही है। मनुष्य इस समय पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। अतः इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रश्न लोगों के सामने यह रखता है कि इस प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर क्या होता बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक और बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, वह स्पष्ट रूप से पशुता की ही निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले लोग इस प्रकार के अस्त्रों की होड़ में आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं और लेखक के निष्कर्ष क्या है? तो देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपने ही अधीन, अंग्रेजी में कहना तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। लेखक का निष्कर्ष है कि स्वनिर्धारित आत्मबंधन फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल निसंकोच भाव से देने में है ना। आगे बात करें, लेखक ने किस प्रसंग से कहा कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। प्रसंग है कि मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसे हम चिपटे ही रहें, है ना। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक महोदय का अभिप्राय है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। भले लोग दोनों का विचार कर लेते हैं, लेकिन हितकर होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? तो लेखक के अनुसार स्वाधीनता शब्द का अर्थ है कि अपने ही अधीन रहना, जिससे स्व का बंधन आवश्यक है, और अंग्रेजी में कहना तो सेल्फ डिपेंडेंट इसे हम लोग कह सकते हैं, है ना। आगे बात करें, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक के दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? बात करें, लेखक महोदय ने एक ऐसे बूढ़े का जिक्र किया जो अपने जिंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त कर मनुष्य को सावधान करता है, जो इस प्रकार कहता है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात
सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, है ना, काम करने की बात सोचो। लेखक की दृष्टि में यह कथन पूर्णतः सही है। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जागती है? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य के पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में आशा जागती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई, अर्थात मनुष्य पशुता को त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। आगे बात करें सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो सफलता चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मशीनों के बहुमूल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निस्वार्थ भाव से देने में है। नाखूनों को काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। आगे मैं बात करूं तो काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही संध पर हाजिर। ये व्याख्या करना इन चीजों को। व्याख्या है कि प्रस्तुत सुललित सार गर्भित एवं मार्मिक पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्यपुस्तक गोधली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते पाठ से ली गई है। इस पंक्तियों के माध्यम से लेखक का कहना कि नाखून ठीक वैसे ही बढ़ते हैं जैसे कोई निर्लज अपराधी है, धीरे धीरे बढ़ता है, काट दिए जाने पर पुनः बेहयाई की तरह बढ़ जाता है, इसे तनिक भी लाज शर्म नहीं आती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अपराधी बार बार सुधरने सुकर्म करने की कसमें खाता है, वादा करता है और किंतु थोड़ी देर के बाद पुनः कुकर्म करना स्टार्ट कर लेता है। पुनः आगे, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, है ना। सुललित सार्वगर्भित मार्मिक पंक्तियां हमारे हिंदी गोधली भाग 2 के संकेत नाखून 2 के भाग नाखून से बढ़ने से ली गई है ना। इन पंक्ति में मनुष्य ने माध्यम से लेखक के कहने का आशय है कि मनुष्य की बर्बरता से जुड़ा हुआ है। अपने निबंध में लेखक यह बताता है कि मनुष्य की नाखून उसकी पशुता का प्रतीक है। कहने का आशय है कि मनुष्य की बर्बरता कितनी भयंकर एक वह अपने संहार में स्वयं लिप्त है, जिसका उदाहरण हिरोशिमा पर बम बरसाना है। इससे कितनी धन जन की हानि हुई, संस्कृति का विनाश हुआ, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आज भी उसकी याद में मन सिहर उठता है। यही स्वरूप उसके नाखून की याद दिला देता है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काटने की कोशिश की जाए फिर भी वह मरना नहीं चाहती, किसी न किसी नवीन रूप को धारण कर अपने विध्वंसक रूप को प्रदर्शित कर ही देता है। आगे बात करें कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, है ना। तो इन पंक्तियों का आशय है कि मनुष्य अब सभ्य और संवेदनशील हो गया, बुद्धिजीवी हो गया। वह विध्वंसक रूप को छोड़कर असली मानवता की ओर अग्रसर होना चाहता है। मनुष्य के इसी विवेकशील चिंतन और दूरदर्शिता की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लेखक यह बताता है कि कमबख्त नाखून बढ़े, इसे चिंतित होने की जरूरत नहीं। अब मनुष्य सजग और सचेत है, वह उसे बढ़ने नहीं देगा, उसे काट कर नष्ट कर देगा। कहने का भाव, वह अपने पशुता के रूप को त्याग देगा। चैप्टर का अंतिम, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट करें। तो लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन है। भारतीय चित्त जो आज की अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, यह भारतीय संस्कृति की विशेषता का ही फल है। यह विशेषता हमारे दीर्घकालीन संस्कारों से आई है, इसलिए स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। अब आइए इसके VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, जो कि एग्जाम के मद्देनजर काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो में बने रहिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और चैनल को शेयर कर लीजिएगा वीडियो को भी। पहला कहता है कि नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, तो ये कामसूत्र में मिलता है ना। थोड़ा फास्ट में निकलेंगे हम लोग, वीडियो बड़ा हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने D.Litt की उपाधि किस विद्यालय से प्राप्त की, तो लखनऊ विवि से इनको मिला। हमने अभी पढ़ा, लखनऊ से इनको मिला है।
आकार, त्रिकोण, दंतुल, चंद्रोकाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है? तो वो नख से है। अलंकृत का अर्थ है आलता, है ना, अलक्त का अर्थ है अलता। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो आलोक पर्व पर उनको मिला था। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? तो नाखून था। आर्यों के पास क्या था? तो उनमें लोहे का अस्त्र, घोड़े, मिट्टी का कच्चा घर, इनमें से सब था। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए ना खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा? ये कालिदास ने कहा था। नखधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो एटम बम पे और लोहे के विभिन्न हथियारों पर। मनुष्य की मनुष्यता की यह है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ये गौतम बुद्ध जी का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विद्या में लेखन नहीं है? बताइए। तो ये कहानी में इनका लेखन नहीं है। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो माटी की मूर्तें। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून को कहा। कामसूत्र किसकी रचना? वात्स्यायन जी की है। सिक्स्थ का अर्थ होता है मोम, है ना। महाभारत क्या है? तो ये पुराण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है, इसका नाखून क्यों बढ़ते हैं का। और पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? छोटे छोटे। दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तो इंद्र का वज्र बना था। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो 1907 में। अच्छा, हजारी प्रसाद होगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? तो वो बंदरिया। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया जाता? तो इंद्र को। और नख यानी नाखून किसका प्रतीक है? तो पशुता का। तो ये थे कुल मिला के सभी 28 ऑब्जेक्टिव हमारा इस चैप्टर से। और इस चैप्टर में जो VVI चीज़ें थी वो हम लोगों ने कर लिया। इस चैप्टर की थ्योरी जो सारांश था इसको भी हम लोगों ने कर लिया, इसके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को भी कर लिया और इसके ऑब्जेक्टिव को भी कर लिया। और ये ऑब्जेक्टिव, ये सारे चीज़ क्लास 10th के लिए, जो 10th का जो 2027 में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके मद्देनज़र रखते हुए ये चैप्टर काफ़ी हेल्पफुल है। तो चैप्टर को अधिक से अधिक, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है हमारा वो सबसे पहले आप तक जाएगा। और मैं बता दूं कि अगर ये PDF आपको फ्री में चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और लक्ष्य अकेडमी चैनल पे अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और हमारा भी सपोर्ट करें। तो आज के वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग का धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नई चीज़ के साथ।